हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी लोग 2024 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम टारगेट अगर मिनिमम जो है आप 90% मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके लिए जो है आपको कई सारी चीजों को पढ़ना है। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एक कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड के द्वारा जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कम से कम आपको पिछले 2-3 सालों का तो भाई करके रखना ही रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर यानी 2023 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसका अकाउंटेंसी का जो मॉडल पेपर आया था उस मॉडल पेपर को मैं आप लोगों को करने वाला हूं, क्योंकि इसमें सॉलिड पूरे बुक को मिला के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो फाइनल एग्जाम में टैली किए थे। और अनडाउटेडली कि इस बार जो आप लोगों का मॉडल पेपर आएगा डेफिनेटली उसमें यहां से भी क्वेश्चन होगा और फाइनल एग्जाम में यहां से भाई कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो होना ही होना है, क्योंकि ये जैक एकेडमिक काउंसिल के द्वारा बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी का प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर करवाने वाला हूं और एक एक करके ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स का जो है 1 बाय 1 हम आप लोगों को मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा देंगे, ठीक है। तो मेरे साथ कॉपी और पेन निकालो। अगर किसी चीज में मैं आपको नोट समझा रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, तो उसको नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख करके जरूर रखना, ठीक है। और इसका आंसर भी साथ साथ जो है वो टिक लगाते चलना। हिंदी वाले हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। भाई मैं तो सजेस्ट करूंगा एमसीक्यू है तो भाई हिंदी वाले लोग भी इंग्लिश में ही पढ़ लेना, वैसे मैं दोनों में पढ़ाऊंगा। चलो अब समय नहीं गवाते हैं। तो भाई जैसा कि आप सभी लोग, अच्छा एक और चीज थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को 1.5 घंटा का समय मिलेगा। 1.5 घंटा एमसीक्यू का, पहले एमसीक्यू का पेपर मिलेगा। एमसीक्यू का पेपर देने के बाद जब आप एमसीक्यू बना दोगे तो 1.5 घंटा बाद आपको सब्जेक्टिव का भी पेपर मिलेगा। इसके बाद जो है आपका दोनों पेपर आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जैसे पता है कि 40 नंबर का एग्जाम होगा, ये तो हम सबको पता है। चलो तो भाई ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला साल पिछले साल जो है वो एमसीक्यू में जो है वो एनपीओ इंक्लूड था, सिलेबस में एनपीओ था, तो एनपीओ से क्वेश्चन पूछा। तो चलो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम वेरी सिंपल है। और इस साल जो है वो ये एनपीओ जो है इस साल नहीं रहेगा। तो देखो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें से कौन एनपीओ नहीं है? तो भाई मारुति उद्योग जो है वो एनपीओ नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर एनपीओ क्या होता है? तो सिंपल बात है बच्चा कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई भी संगठन जिसका मोटिव लाभ कमाना नहीं होता है, जो लाभ कमाने के लिए काम नहीं करता है और ना ही व्यवसाय चलाने के लिए काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने समाज के लोगों का मदद करना, जरूरतमंद लोगों का मदद करना, देश का कल्याण करना, या अपने मेंबर्स की भलाई के लिए जो संगठन काम करते हैं उसे एनपीओ बोलते हैं। जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अनाथ आश्रम, मंदिर हो गया, क्लब हो गया, खेलकूद क्लब हो गया, ये सारा चीज जो है मेरे लिए एनपीओ का कैटेगरी में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ईजे यानी कि हमारा प्यारा जो झारखंड बोर्ड है, झारखंड अधिविद्य परिषद, वो क्या है? तो सिंपल बात है भाई, इसका भी मोटिव जो है वो लाभ कमाना नहीं है। तो ये भी एक गैर व्यापारिक संस्था यानी नॉन ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहां से फंडामेंटल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है साझेदारी समझौते हो सकते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। तो हम सबको पता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है। तो सिंपल सा बात है कि जब कभी भी कोई भी पार्टनर्स लोग अपने पार्टनरशिप फार्म को चलाता है तो उस पार्टनर्स लोग जो है पार्टनरशिप फार्म को चलाने के लिए सभी चीजों को तय करता है कि कौन पार्टनर कितना कितना कैपिटल लाएगा, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरीके से बांटेंगे, किसको कितना सैलरी मिलेगा, किसको कितना कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट मांगा जाएगा। हर चीज का जो है पहले से तय किया जाता है। तो इसी चीज को हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। अब ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है यानी साझेदारी समझौता होता है या ठहराव होता है, ये लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। पार्टनर चाहे तो इसको लिख करके भी रख सकता है या चाहे तो बिना लिखे ओरल मुंह जुबानी भी रख सकता है। अगर पार्टनरशिप डीड रिटेन है और उस रिटेन पार्टनरशिप डीड को कोर्ट में जाकर के अगर रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है तो यही पार्टनरशिप एग्रीमेंट आगे जाके पार्टनरशिप डीड में बदल जाता है। याद रखना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन और ओरल दोनों होता है, लिखित और मौखिक दोनों होता है। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना वो आपका वॉलंटरी होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है भाई? रिटेन और ओरल दोनों होता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या अधिकतम हो सकती है इन ए ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मिनिमम, ये गलती से यहां मिनिमम दिया, यहां मैक्सिमम होगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी। तो आपको याद रखना है अगर एक साधारण साझेदारी है, अगर एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फॉर्म है तो मिनिमम 2 यानी कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 यानी अधिक से अधिक 50 होगा। बैंकिंग बिजनेस होगा तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20। हम दोनों बता दिए। एक साधारण व्यवसाय है, अगर एक ऑर्डिनरी
फार्म है तो कम से कम 2 यानी मिनिमम 2 और अधिकतम 50, और अगर एक बैंकिंग बिजनेस है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20। ठीक है, तो ये साधारण बोल रहा है नॉर्मली, तो साधारण में नॉर्मली अधिकतम कितना होता है भाई 50। 5 नंबर क्वेश्चन में गुडविल इज ए, ख्याति है, तो हम सबको पता है ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होता है, इसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, हमको ये पता है ये एक अमूर्त संपत्ति होता है जिसको अचल संपत्ति भी बोला जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल है, इसलिए इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं भाई। बेसिकली ये हमको गुडविल निकालने बोला। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखना, हाँ ये हमको क्या बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वेयर ₹6,000, 13,000 एंड 8,000। एक फार्म है, इस फार्म का पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दिया है 6,000, 13,000, 8,000। द वैल्यू ऑफ द गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विल बी। आपको गुडविल बताना है जबकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है। तो भाई हम सबको पता है गुडविल कैलकुलेट करने का 3 मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो भाई ये साफ साफ बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनाओ, तो आओ बनाते हैं। अच्छा, जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल बनाएंगे तो फिर फॉर्मूला क्या होगा हम सबको पता है, तो फॉर्मूला होता है हम लोगों का गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो दिया है 2 साल। सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट। तो आओ इधर में हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। हाँ भाई, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालता है हम लोगों का टोटल प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट्स है उसको जोड़ो, अगर कभी लॉस होगा तो उसको घटा देना और इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, नंबर ऑफ ईयर्स से। अच्छा चलो, एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट को जोड़ो, तो पहला साल प्रॉफिट 6,000, दूसरा साल 13,000, 6,000 और 13,000 19,000, 19,000 और 8,000 27,000। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 27,000 डिवाइडेड बाय, चूंकि ये 3 साल का प्रॉफिट है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9,000। ये 9,000 मेरा अभी एवरेज प्रॉफिट आया, तो यहां पे फॉर्मूले पे पुट करो, एवरेज प्रॉफिट है 9,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 बोला, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली 18,000, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का गुडविल 18,000 निकल करके आ गया। बोलो है ना, बहुत सिंपल, हम पढ़ाएं भी आप लोगों को गुडविल। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 पे बेसिकली बोल रहा है फार्म के लिए आहरण पर ब्याज है, फॉर द फार्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एज। अब आप चलो मेरे साथ एक कॉपी में नोट डाउन करो, हम सब चीज समझा दे रहे हैं, याद रखना। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है कि जब कोई पार्टनर फार्म से अपने पर्सनल यूज के लिए जब कैश या कैपिटल विड्रॉ करता है तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ड्रॉइंग्स बेसिकली या तो कैपिटल से किया जा सकता है या ड्रॉइंग्स प्रॉफिट से। अब अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से अगर पैसा निकाला है, यानी कि जब वो ड्रॉइंग्स किया है, तो जाहिर सी बात है उसको इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। ठीक है, तो जो फार्म जो है, फार्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलता है, फार्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलता है, तो फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम एंड गेन है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। क्लियर। अब दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब है कि जो पार्टनर्स फार्म को कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर फार्म को कैपिटल दिया है उस कैपिटल पे पार्टनर्स जो है वो इंटरेस्ट मांगता है और फार्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देता है। यानी फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है और पार्टनर्स के लिए इनकम एंड गेन है। नोट डाउन कर लिए? नहीं नोट डाउन किए? फिर से सुनो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फार्म के लिए इनकम एंड गेन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। क्लियर, लिख लिए। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फार्म के लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम एंड गेन है। आ गया समझ में? ठीक है चलो, तो यहां इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोला पार्टनर्स के लिए, फार्म के लिए क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फार्म के लिए इनकम एंड गेन है। आया समझ में? 4 क्वेश्चन बता दिए। इसी तरह जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बताएंगे, नोट डाउन करते हुए मेरे साथ साथ चलना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल है, इसको भी हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। चलो आओ इंग्लिश में पढ़ते हैं जी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, एक्स एंड वाई शेयर्स प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। एक्स और वाई पार्टनर है, 2:3 में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, इन विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस एंड इन विच रेशियो। अब वो लोग डिसाइड किया कि न्यू रेशियो भाई 1:1 होगा, तो अब आपको बताना है कि वो लोग का सेक्रीफाइस कौन पार्टनर कर रहा है और कितना कर रहा है। यानी बेसिकली आपको वो सेक्रीफाइस रेशियो बोला। ये देखो, ये जो हम लोगों का यहाँ देखो 2:3 जो है ये ओल्ड रेशियो है और बोला अब डिसाइड कर रहा है कि इक्वल होगा। इक्वल मतलब होता है 1:1, ये न्यू रेशियो है। अच्छा, हमको बोला सेक्रीफाइस रेशियो निकालना, तो हमको पता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स का ओल्ड रेशियो देखो, एक्स का 2:3 है, यानी कि 2/3 माइनस न्यू रेशियो 1/2 है। अच्छा नीचे जब एलसीएम, अच्छा 2:3 है ना, तो 2/5, नीचे एलसीएम लेंगे 2 और 5 का तो 10 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 5 यानी -1/10। भाई साहब ये तो माइनस में चला गया, यानी ये तो गेन कर रहा है, एक्स जो है वो गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। हमको सेक्रीफाइस बोला तो डेफिनेटली वाई सेक्रीफाइस करेगा शायद। ओल्ड रेशियो है वाई का 3/5 माइनस न्यू रेशियो है 1/2। सेम नीचे 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तो 2 तिया 6 -5 यानी 1/10। हाँ जी लो, यानी एक y जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है कितना से, 1/10 से, 1/10 से। तो भाई y सेक्रीफाइस कर रहा है कितना से, ये लोग नहीं होगा, ये त्याग होगा, ठीक है। y सेक्रीफाइस कितना से कर रहा है भाई, 1/10 से कर रहा है। आई बात समझ में, वेरी सिंपल है, ठीक है सर जी। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर पे क्या बोल रहा है यहाँ पे, नया लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। चलो मेरे साथ नोट डाउन करो, याद रखना जब कभी भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, यानी कि एडमिशन वाले चैप्टर पे सेक्रीफाइस रेशियो का काम होता है। एडमिशन में किसका काम होता है, सेक्रीफाइस में, ओके। और जब कोई पार्टनर रिटायर करता है या कोई पार्टनर डेथ करता है, उस समय गेनिंग रेशियो का जरूरत पड़ता है, यानी रिटायरमेंट और डेथ पे गेनिंग रेशियो का काम होता है और एडमिशन पे सेक्रीफाइस। तो यहां बोल रहा है कि सेक्रीफाइस, यहां गेनिंग रेशियो बोल रहा है कि गेनिंग रेशियो का जरूरत कहां पड़ता है, तो किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, यानी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अच्छा इसी की जगह अगर बोलता कि सेक्रीफाइस रेशियो का जरूरत कहां पड़ता है, तो बोल देना भाई एडमिशन होते समय में, ठीक है, वेरी सिंपल। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल, देख के आंसर बताओगे। हम पढ़ाए हैं आप लोगों को, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4। ए और बी पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो है 5:4। दे डिसाइडेड सी फॉर 1/5 शेयर, सी आया 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। व्हाट विल बी द सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी, आपको ए एंड बी का सेक्रीफाइस रेशियो बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को पहले भी चैप्टर पढ़ाते समय ये चीज बहुत आसान शब्दों में समझाए थे कि जब कभी भी ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो और इससे ज्यादा कुछ ना दिया हो और आपको सेक्रीफाइस रेशियो मांग रहा है, तो उस कंडीशन पे ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो होता है वही आगे जाके उसका सेक्रीफाइस रेशियो बनता है। यानी बेसिकली यहां जो ओल्ड रेशियो एक्स ए और बी का 5:4 है, यही जाके आगे उसका सेक्रीफाइस रेशियो बनेगा। तो यहां सेक्रीफाइस रेशियो होगा इसका 5:4, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। चलो देखो वीडियो भले ही लंबा बन रहा है, लेकिन एक एक चीज अच्छा से समझा रहे हैं और एग्जाम के लिए फोकस रहना है भाई। रट्टी विद्या घटती जाए, कितना भी पढ़ लो काम ना आए। तो भाई मेरा पॉलिसी है, हम थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन ऐसा पढ़ा देंगे कि भाई मास्टर बन जाओगे, एकदम मास्टर बन जाओगे, 1% भी डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ नहीं तो अगर सिर्फ आंसर चाहिए तो बोलना ना, 1 मिनट में हम आंसर आप लोगों को बता देंगे, बट वो क्या काम आएगा बेटा, कुछ काम नहीं आएगा। तो जब भी पढ़ना है ऐसा पढ़ो कि नाम बन जाए, काम ऐसा करो कि शान बन जाए। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। और मेरा एम है भाई, झारखंड एकेडमिक काउंसिल कॉमर्स स्टूडेंट का, एक एक स्टूडेंट के मन में राहुल कॉमर्स एकेडमी का नाम गूंजना चाहिए, क्योंकि राहुल कॉमर्स एकेडमी मेरे लिए सिर्फ एक चैनल नहीं है, राहुल कॉमर्स एकेडमी मेरे लिए एक सपना है। आप मेरे सिर्फ एक सब्सक्राइबर या मेरे एक स्टूडेंट नहीं हो, आप मेरा परिवार हो और हम चाहते हैं कि लाइफ में आप बहुत आगे तक बढ़ो। तो इसलिए हम आप लोगों को जितना ज्यादा हो सके हम अपना 100% देने का कोशिश करते हैं। आप भी मेरे लिए थोड़ा सा काम कर देना कि अपने सभी दोस्तों के बीच जो है वो चैनल को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना भाई कि कैसा लगा वीडियो। आप जब लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर देता है। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा बड़ा परिवार है, लेकिन उस परिवार में हम बेचारा अकेले हैं, हमसे कोई बात करने वाला नहीं है। तो कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, कमेंट फेंक फेंक के मारो ना, क्या दिक्कत है। और आप लोगों के लिए ऑलरेडी हम जो है वो प्राइवेट ग्रुप का चैनल बना दिए हैं, 12th का, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बोला नए साझेदार के प्रवेश पर ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ध्यान से समझना, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उससे क्या होता है, जो पुराना पार्टनरशिप होता है, पुराना पार्टनरशिप जो होता है वो पुराना पार्टनरशिप खत्म हो जाता है और एक नया पार्टनरशिप बनता है। तो यह इससे पुरानी साझेदारी का समापन हो जाता है, ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो एंड हो जाता है और एक नया पार्टनरशिप बनता है, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो है भाई क्वेश्चन नंबर 12 फिर न्यूमेरिकल है, तो इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 5:3:2, ए रिटायर फाइंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। चलो एकदम नॉर्मल, देख के आंसर बताना है, कॉपी पेन छूने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 3 पार्टनर है भाई, ए
बी और सी। रेशियो क्या दिया है 5:2, 3:2। कौन रिटायर हो गया? ए का शेयर को हटाओ। ए के चले जाने के बाद बी और सी का क्या बचा? 3:2 बचा। यही 3:2 उन लोगों के लिए न्यू रेशियो होगा और यही 3:2 उन लोगों के लिए गैनिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो 3:2 कितना पे है? ए पे। हो गया। लो जी बताओ, इतना ही जी। चलो भाई अब आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर भी फिर वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो देखो क्या बोला क्वेश्चन पे। बोल रहा है द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमोंग आर एस एंड टी वेयर 2:2:1। 2:2:1 में पार्टनर है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एस रिटायर। एस के रिटायर हो जाने के बाद न्यू रेशियो उन लोगों का क्या बचा? 3:2। तो उन लोगों का क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो। चलो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बता दे रहे। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो अब गेनिंग रेशियो जो होगा एस चला गया, एस के बाद आर और टी बचा, तो और टी का गेनिंग रेशियो निकालना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो इतना निकाल के हमको कमेंट करके आप बताना कि 13 का आंसर क्या है। नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जो है हम उसको पिन कर देंगे, उसको देख लेना। ठीक है, चलो भाई 14 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति के लेखांकन किस प्रकार की जाती है? हाउ इज गुडविल रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर? तो सिंपल बात है, जब कोई पार्टनर फार्म से रिटायर होता है तो जर्नल एंट्री बनता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो और सेक्रीफाइस पार्टनर को क्रेडिट करो। यानी गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो और रिटायर करने वाला पार्टनर को क्या करो? सेक्रीफाइस करो। ठीक है, क्रेडिट करो। तो इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई 15 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है? हाउ इज गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेट? तो भाई गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान किया जाता है ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर इन ए फर्म, फाइनल पेमेंट इज मेड टू। अगर कोई पार्टनर डेथ कर गया तो उसका सारा सेटलमेंट, उसका सारा प्रॉफिट, उसका सारा कैपिटल, उसका सारा रिजर्व किसको मिलेगा? उसके नॉमिनी को मिलेगा, उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा, उसके निष्पादक को मिलेगा। एग्जीक्यूटर को ही नॉमिनी बोला जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे बोल रहा है पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार तैयार किया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ। सिंपल बात है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे एमलगेमेशन हो, इन सभी से ही जो है पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जब पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो एसेट और लाइबिलिटी को रीवैल्यूड और रीअसेसमेंट करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है सभी के लिए। ठीक है, सभी कंडीशन पे। तो राइट आंसर है डी। 18 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। current assets of the asset side of the balance sheet of a company include। यहां कुछ कुछ करंट एसेट्स दिया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा करंट एसेट्स जो है जब हम लोग बैलेंस शीट में एसेट करंट एसेट्स दिखाएंगे तो सब जज जाएगा। तो भाई देखो सन्ड्री डेटर भी करंट एसेट होता है, कैश इन हैंड भी करंट एसेट होता है, स्टॉक भी होता है, तो सब जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, सब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा था एग्जाम में, इस साल फिर पूछेगा। 19 नंबर पे बोल रहा है आदर्श तरल अनुपात द आइडल लिक्विड रेशियो। ध्यान से समझना, ये बेसिकली अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन है। एक होता है आइडल करंट रेशियो और आइडल क्विक रेशियो। आइडल करंट रेशियो होता है 2:1। ध्यान से सुनना, आइडल करंट रेशियो होता है 2:1, लिख लिए। आइडल क्विक रेशियो बोलो, आइडल एसिड टेस्ट रेशियो बोलो, या तो फिर आइडल लिक्विड रेशियो बोलो। आइडल रेशियो होता है आइडल क्विक रेशियो, आइडल लिक्विड रेशियो या आइडल एसिड टेस्ट रेशियो, ये होता है 1:1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी 1:1। और ये 2:1 किसका होता है? करंट रेशियो का होता है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। आगे बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन पे इन्वेंट्री आवर्त अनुपात का सूत्र यानी फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री यानी ए नंबर। चलो आधा क्वेश्चन पढ़ लिए। कंपनी होता है, एक कंपनी इज है, तो याद रखना कंपनी एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होता है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 22 नंबर पे बोल रहा है एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कहां तक सीमित होती है? द मीडियम नंबर यानी कि मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ ए मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू। ध्यान से समझना, कॉपी में नोट डाउन करो। एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 और मैक्सिमम 200। कंपनी बोल रहा है, फार्म नहीं।
कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, ठीक है। और एक ये प्राइवेट में था, प्राइवेट में 2 और मैक्सिमम 200, और एक पब्लिक कंपनी होगा तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम वो जितना नंबर ऑफ शेयर इश्यू करेगा उसके बराबर होगा, ठीक है। चलो 23 नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सिमम बोल रहा है, तो मैक्सिमम होता है प्राइवेट में 200, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, अंशधारियों को प्राप्त होते हैं शेयर होल्डर्स गेट्स। शेयर होल्डर को क्या मिलता है, ध्यान से समझना। कंपनी जो है वो शेयर और डिवेंचर दोनों इश्यू करता है। तो जब कोई कंपनी शेयर इश्यू करता है तो जो पब्लिक शेयर खरीदा वो शेयर होल्डर कहलाएगा। शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है और शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड देता है, यानी शेयर होल्डर पे डिविडेंड मिलता है और शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है। इसके उल्टा डिवेंचर, डिवेंचर एक तरीके का लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन। तो जब कंपनी डिवेंचर इश्यू करता है तो डिवेंचर खरीदने वाले को डिवेंचर होल्डर बोलते हैं और डिवेंचर होल्डर कंपनी का मालिक नहीं होता है, और डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर के बदले इंटरेस्ट पेड किया जाता है और डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर्स होता है। शेयर होल्डर ओनर होता है, डिवेंचर होल्डर ओनर नहीं होता है, वो क्रेडिटर होता है। और शेयर होल्डर गेट्स, तो हम अभी बताएं शेयर होल्डर को क्या मिलता है, लाभांश यानी डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर होल्डर को, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन ही पर ही मांगा जा सकता है कहलाती है द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ऑन द विंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी का विंडिंग अप हो रहा है यानी कंपनी को बंद करना पड़ रहा है, उसी समय में कंपनी का जो कैपिटल मांगते हैं, यानी उससे पहले उस कैपिटल को मांगा नहीं जाता है। जब कंपनी को विंडिंग अप, डिसोल्यूशन करेंगे, बंद करेंगे, तब वो कैपिटल मांगा जाता है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल यानी संचित पूंजी, ठीक है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है। ए कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स एट ए प्रीमियम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013। सिंपल सा बात है, कॉपी में नोट डाउन करो। कंपनी जब शेयर इशू करता है तो उसके लिए इंडियन कंपनीज एक्ट यानी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 पे नियम बना। अब उसमें कौन कौन सा सेक्शन है तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सेक्शन एक होता है 51, एक होता है 52 और एक होता है 53। तो 8 पर कंपनी शेयर को 8 पर में इशू करेगा। ये सेक्शन कंपनी शेयर को किस में इशू करेगा भाई, 8 पर में इशू करेगा, ध्यान से समझना। 8 कंपनी शेयर को 8 पर में इशू करेगा, 8 पर। यह तय हुआ है सेक्शन 51 पे, 51। 8 प्रीमियम पे इशू करेगा, किस में इशू करेगा, प्रीमियम पे। तो प्रीमियम का जिक्र करता है सेक्शन 52 और डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगा, ये बात करता है सेक्शन 53। तो इस चीज को नोट डाउन करके लिख लेना। यहां बोला 8 पर, तो 8 पर का आंसर होगा, यहां क्या बोला, एट प्रीमियम। 8 प्रीमियम 52 है तो राइट आंसर होगा 52 सी। कभी कभी ये बोलेगा कि शेयर इशू होता है 8 पर पे, तो याद रखना 51, एट डिस्काउंट 52, ठीक है। 3 क्वेश्चन बता दिए, नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26 पे। अंश आवेदन खाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट शेयर्स इशूड टू, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं। अधिकार अंश किसको निर्गमित किए जाता है भाई, अधिकार अंश बेसिकली राइट शेयर्स जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, यानी ऐसे शेयर होल्डर को दिया जाता है जो कंपनी का पहले से शेयर खरीदा हुआ होता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है अंशहरण खाते के शेष को स्थानांतरित किया जाता है बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू। तो सिंपल सा बात है, शेयर फॉरफिटेड का जो बैलेंस होगा वो ट्रांसफर होता है आपका कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि इसी के लिए तो जर्नल एंट्री बनाते हैं ना आप, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे बोल रहा है ऋण पत्रधारी होते हैं डिवेंचर होल्डर्स आर द, हम अभी समझाएं, डिवेंचर होल्डर्स कंपनी का क्रेडिटर होता है यानी कि लेनदार होता है। ओनर कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर यानी शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है। 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एट। सिंपल सा बात है, कंपनी ये तो बोल देता है कि भाई हम डिवेंचर पे इंटरेस्ट पेड करेंगे, तो इंटरेस्ट का रेट जो है वो फिक्स्ड होता है। कंपनी पहले ही बता देता है कि भाई आपको 5% इंटरेस्ट देंगे, 6% इंटरेस्ट देंगे, 10% इंटरेस्ट देंगे, पहले ही जो है वो सब चीज समझा देता है। तो इसका रेट क्या होता है भाई, फिक्स्ड होता है, ठीक है।
31 नंबर क्वेश्चन में ऋण पत्र को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? डिवेंचर्स आर एग्जिबिटेड अंडर द हेडिंग, बैलेंस शीट में किस हेडिंग में जाता है? तो बैलेंस शीट में ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के नीचे सिक्योर्ड लोन का सेक्शन में जाता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म लोन के सेक्शन में जाता है। तो दीर्घकालीन ऋण या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स मतलब होता है लोन। ठीक है, चलो भाई 32 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू। तो इसको भी हम लोग जो है वो कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं। ठीक है, चलो 33 नंबर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है, थोड़ा मिसप्रिंट है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 33 पे बोल रहा है एक कंपनी है ट्रेड रिसेबल यानी कि बिल रिसेबल है उसके पास 1 लाख का इन 2020 में 1 लाख का था। अब देखो ये जो 2,80,000 हो रहा है ना, ये गलती बोला, एक्चुअल में ये है 80,000 है। ठीक है, ये मिसप्रिंट के कारण हुआ है, जस्ट इग्नोर इट, इसको इग्नोर करो। बोल रहा है पहले 1 लाख था अब 80,000 हो गया, तो बताओ कितना से परसेंटेज चेंज आया? तो सिंपल बात है, चेंज इन परसेंटेज कैसे निकलेगा? 1 लाख से कितना हो गया 80,000, कितना से घटा 20,000 से घटा, 20,000 डिवाइडेड बाय पहले इसका बेस कितना था, पहले 20 था 1 लाख, और किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, कर दो। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो। तो भाई देखो भाई साहब 4 0 4 0 काटे 1 0 1 0, यानी ये कितना परसेंट भाई 20% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 20% का क्या हुआ है, इसमें चेंजेज आया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20% का चेंज आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे बोल रहा है 34 नंबर क्वेश्चन पे समान आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय की राशि को किसके बराबर माना जाता है? इन ए कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल एज्यूम टू बी इक्वल टू। जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ते हो तो वो जो कॉमन साइज स्टेटमेंट पे आप जो बेस ईयर मानते हो वो कितने परसेंट के बराबर होता है? तो हम सबको पता है बेस जो होता है वो 100% के बराबर होता है, और इसी से बाकी चीज को कंपेयर करते हैं। आगे बोला ऋण पत्र धारियों को मिलता है डिवेंचर होल्डर्स रिसीव। तो हम अभी बताएं भाई डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर को। जो चीज समझा रहे हैं नोट डाउन करके जरूर लिखना, बोका जैसे नहीं पढ़ना कि सिर्फ रट्टा मारने भर के लिए पढ़ लें 10 दिन के बाद भूल जाएं। ठीक है, बोला गया लाभ व हानि विवरण को भी कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, आय विवरण। बोला गया है 37 नंबर क्वेश्चन पे, हाँ जी देखो 37 नंबर इन्वेंट्री में परिवर्तन, चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट, सॉरी चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी, सॉरी क्या बोल रहे भाई, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है चेंज इन इन्वेंट्री। 38 नंबर क्वेश्चन में रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से, और इसी में कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग पढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ भाग नहीं है? मद होना चाहिए, गलती से लिख दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नन कैश आइटम? कौन नन कैश आइटम नहीं है यानी कि कैश आइटम है? तो कैश आइटम होगा इसका कैश सेल्स यानी नगद बिक्री, बाकी कोई नहीं है। 40वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय लाभांश का भुगतान किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आएगा? पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर द व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो भाई डिविडेंड पेड करना जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा, यानी कि वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। देखो करेंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन, टैक्स, ये आएगा ऑपरेटिंग में। सेल ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये आएगा इन्वेस्टिंग में। इशू ऑफ शेयर इज शेयर, डिवेंचर, लोन, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट, सॉरी शेयर, डिवेंचर, लोन, बॉन्ड्स, डिविडेंड, ये सब चीज जो आता है फाइनेंसिंग में आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फाइनेंसिंग। आई होप सारा क्वेश्चन समझा दिए, एक एक चीज समझ में आ गया। देखो वीडियो भले ही लंबा बनता है लेकिन हम इस तरह से बताते हैं ताकि आप लोगों का नोट्स भी बनते जाए और साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो सब चीज समझ में आ जाए। आया समझ में? चलो भाई वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी डाउट, दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ, हम हैं आप लोगों का हेल्प जरूर करेंगे। और जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए प्राइवेट ग्रुप बना दिए हैं क्लास 12 के लिए, जिसमें आप लोगों को पीडीएफ, नोट्स, एमसीक्यूज वगैरह सब चीज वहां पे अपलोड कर देते हैं, अवेलेबल कर देते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि सब लोगों को जो है वो जो चीज समझ में ना आए वो दूसरे से हेल्प हो जाए। तो अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।